आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की अहम सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। हैदराबाद हाउस में चल रही है द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम विषयों पर मंथन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बदमाशों का तांडव। न्याजाट थाने के ओसी को लगी गोली। टीएमसी के लोगों पर अशांति फैलाने का आरोप। जालंधर के बाद अमृतसर में भी धमाका। आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगी टीन की चादरों को नुकसान। पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात। बंगाल में जल्द होगा विधायक दल के नेता का चयन। आज रात केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और मोहन चरण मांझी। तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देगी कांग्रेस। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। भाजपा ने कांग्रेस को बताया धोखेबाज पार्टी। और अमेरिका ने रोका हॉर्मूज को फिर खोलने का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान के साथ समझौते की दिशा में हुई प्रगति के बाद फैसला, लेकिन नाकाबंदी रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तो लाम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा इस समय जारी है, जिसमें वियतनाम सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति का हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर है। द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार की दिशा में वियतनाम के राष्ट्रपति का यह दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नई दिल्ली स्थित समाधि राजघाट पहुंचे। अतिथि राष्ट्रपति ने बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और आज सुबह की ये तस्वीरें, जहां राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। आइए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरों का भी रुख कर लेते हैं। अमृतसर में देर रात खासा कैंप स्थित आर्मी कैंप के बाहर धमाके की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे के बाद अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की सूचना मिलते ही अमृतसर देहाती और शहरी पुलिस के साथ साथ आर्मी की टीमें भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फॉरेंसिक टीमों और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुके हैं और सबूत इकट्ठा करने की कार्रवाई जारी है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से ले रही हैं। अमृतसर देहाती के एसपी आदित्य वारियर ने यह बताया है कि उन्हें धमाके की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीमें सभी सबूत जुटा रही हैं। तो अमृतसर में कल देर रात खासा कैंप स्थित आर्मी कैंप के बाहर धमाके की सूचना मिलते ही
अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ। इन्फॉर्मेशन आया ब्लास्ट का एंड अभी FSL टीम इज़ ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे। इससे पहले जालंधर में बीती रात BSF हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर के पास पार्क किए गए 2 व्हीलर में धमाके के बाद अब मामले की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की एक टीम घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने और जांच में पंजाब पुलिस की मदद करने के लिए जालंधर पहुंच रही है। दरअसल आपको बता दें, जालंधर में मंगलवार शाम करीब 8:15 पर BSF हेडक्वार्टर के पास जबरदस्त धमाका हुआ। एक एक्टिवा स्कूटी विस्फोट से उड़ गई। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। विस्फोट इतना तेज था कि BSF हेडक्वार्टर की दीवारें तक हिल गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक स्कूटी एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी कर्मी की बताई जा रही है। स्कूटी में रखे किसी विस्फोटक के फटने की आशंका है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमें जालंधर में ब्लास्ट वाली जगहों के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहां उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है, ताकि जानकारी इकट्ठा की जा सके और जांच में पंजाब पुलिस की मदद की जा सके। सूत्रों के अनुसार गुरप्रीत नाम का युवक कोरियर डिलीवरी के लिए BSF मुख्यालय आया था। वह अपनी स्कूटी बाहर खड़ी कर अंदर पार्सल देने गया, लेकिन कुछ ही देर बाद पीछे खड़ी उसी स्कूटी में जबरदस्त धमाका हो गया। घटना के तुरंत बाद BSF और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीमों ने जांच शुरू कर दी। पंजाब में हुए धमाकों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भगवंत मान को आड़े हाथों लेते हुए सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 10 दिनों में 3 धमाके, जिनमें से 2 एक ही दिन हुए। 5 मई को जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर और श्री अमृतसर साहिब के आर्मी इलाके में और 27 अप्रैल को राजपुरा रेल ट्रैक पर। लगातार खुफिया तंत्र की विफलताएं और कानून व्यवस्था का चरमराना बेहद चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, मिमिक्री और सस्ती राजनीति में व्यस्त हैं। उन्होंने अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है। पंजाब ने दशकों के संघर्ष के बाद शांति हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के इस शासनकाल में हुए 2 दर्जन से ज्यादा धमाके राज्य को फिर से उन काले दिनों की ओर धकेल रहे हैं। वाहिगुरु जी पंजाब और पंजाबियों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब खबर तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी हुई। तमिलनाडु कांग्रेस ने विजय की पार्टी तमिलका वेट्री कजगम यानी कि TVK को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है। और इससे पहले कल कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ेंगे। अभिनेता से नेता बने विजय को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की घोषणा पर कांग्रेस अपने ही सहयोगी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। DMK ने कांग्रेस के इस फैसले को विश्वासघात करार दिया है। This is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने
टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को, हर रीजनल पार्टी को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है, यूज किया है और थ्रो किया है। बिहार में आरजेडी को यूज करके थ्रो कर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार जी को यूज करके थ्रो कर दिया। और इसीलिए आज जब डीएमके से काम समाप्त हो गया, सीटें मिल गई, तो वो विजय के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, एक पैरासाइट की तरह है। उसका जैसे ही काम हो जाता है रीजनल पार्टी से, तो वो उसको यूज एंड थ्रो कर देती है और अब उन्होंने डीएमके को भी यूज एंड थ्रो कर दिया है। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आइए उसका रुख कर लेते हैं। तृणमूल के पार्टी कार्यालय से धारदार हथियार बरामद हुए। जीवनतला में तृणमूल के पार्टी कार्यालय से पुलिस ने धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें मंगलवार सुबह घटना हुई है ये, और जीवनतला में तृणमूल के पार्टी कार्यालय के बाहर ये हथियार बरामद हुए हैं। घुटियारी शरीफ के नारायणपुर इलाके का ये मामला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना हुई है, जिसमें के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार करीब 18 धारदार हथियार बरामद हुए हैं और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक तृणमूल नेता और नारायणपुर पंचायत प्रमुख सलाउद्दीन सरदार के कार्यालय में हथियार जमा होने की सूचना थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर हथियार बरामद किए हैं, लेकिन तृणमूल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां तृणमूल के पार्टी कार्यालय से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। जीवनतला में तृणमूल के पार्टी कार्यालय से पुलिस ने ये धारदार हथियार बरामद किए हैं और घुटियारी शरीफ के नारायणपुर इलाके का ये पूरा मामला है। 18 धारदार हथियार बरामद होने की सूचना यहां प्राप्त हो रही है और सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल नेता और नारायणपुर पंचायत के प्रमुख सलाउद्दीन सरदार के कार्यालय में ये हथियार जमा होने की सूचना थी और इसी सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंची, वहां छापा मारा और ये 18 धारदार हथियारों को बरामद किया। हालांकि तृणमूल ने सभी आरोपों से इनकार किया है, सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इशारा कुछ इसी और जा रहा है कि तृणमूल के पार्टी कार्यालय से ये धारदार हथियार क्यों वहां रखे गए थे, क्या इसका मकसद था, क्या इसका उद्देश्य था। ये 18 धारदार हथियार किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो जीवनतला में तृणमूल के पार्टी कार्यालय से पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां जीवनतला में तृणमूल के पार्टी कार्यालय के बाहर 18 धारदार हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि तृणमूल नेता और नारायणपुर पंचायत प्रमुख सलाउद्दीन सरदार के कार्यालय में ये कुछ हथियार वहां रखे हुए हैं और पुलिस को ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद छापेमारी करने के साथ ही ये हथियार बरामद किए गए हैं। जांच अभी जारी है और भी अपडेट आगे मिलती रहेगी, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि तृणमूल के पार्टी कार्यालय के बाहर ये धारदार हथियार बरामद होने से कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई है। तृणमूल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है इससे हमारा इन हथियारों के बरामद होने से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तृणमूल के पार्टी कार्यालय में इस तरीके के हथियार बरामद होना, ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये सभी हथियार 18 हथियार हैं जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और
पुलिस को ये जानकारी मिली थी। खुफिया जानकारी के अनुसार पुलिस वहां पहुंची घटनास्थल पे और उसके बाद वहां जाके उन्होंने छापेमारी करने के बाद इन 18 धारदार हथियारों को बरामद किया है। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, क्या ताजा अपडेट है? क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? तो सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये हथियार जिन्हें पुलिस ने अब से कुछ देर पहले टीएमसी के पार्टी कार्यालय से बरामद किया है और कुल मिला के ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुल 18 शार्प हथियार हैं, जिसे किस लिए इस्तेमाल करना था इसकी जानकारी लगातार हम आपको आगे देते रहेंगे। लेकिन सौरभ दत्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से। सौरभ, क्या ताज़ा जानकारी है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? किसी पे संदेह है? और साथ ही साथ किस थाने का ये पूरा मामला है? ये दक्षिण 24 परगना के गुटियारी शरीफ के नारायणगढ़ नाम का एक इलाका है, जिस इलाका से ये धारदार 18 जो शस्त्र हैं वो रिकवर किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास एक खबर आया कि ये तृणमूल के जो नेता है, स्थानीय नेता है, उनके कार्यालय में ये धारदार अस्त्र वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने खबर मिलते ही वहाँ पे तलाशी लेकर ये सारे धारदार जो अस्त्र है वो बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के चलते हुए यहाँ के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और सब मिला के टोटल कितने को अरेस्ट किया गया है वो फिगर जब पूरी जांच कंप्लीट होगा तो तब ये फिगर सामने लाया जाएगा। लेकिन एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि आप उत्तर 24 परगना का संदेश खाली ले लीजिए या फिर दक्षिण 24 परगना का ये गुटियारी शरीफ, दोनों जगह पर इस तरह से आज संदेश खाली में भी सुबह बहुत सारे बम और आर्म्स, इलीगल आर्म्स बरामद हुए हैं। तो दोनों घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं जाकर ये माना जा रहा है कि असल में ये सब इलाके में किस तरह से दुष्कर्म चलते थे, ये उसका नजारा है, उसका एक प्रमाण है। और अब जब बदलाव का सरकार आ रहा है तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जितना काम कर रही है उसके चलते ही ये सब हथियार बरामद हो रहे हैं। भावना, सौरभ, हालांकि शक की सुई कहा जा रही है तो हम सभी को पता है, क्योंकि तृणमूल के कार्यालय के अंदर इस तरीके के धारदार शार्प हथियार बरामद होना, वो भी 18 हथियार, उन्हें किस उद्देश्य के लिए वहां रखा गया था। और लेकिन तृणमूल ने यहाँ सफाई दी है, उन्होंने सभी आरोपों से खारिज किया, लेकिन संदेश खाली में फिर मिलना, उसके बाद यहाँ घुटियारी में मिलना, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मामला देखिए, जब प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो बार बार ये सवाल उठ रहा था, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। आप एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग ने जब हो रहा था तब भी कहा था कि जहां जहां ऐसे इलीगल आर्म्स मौजूद हैं वो सारे आर्म्स बरामद किया जाए। लेकिन फिर भी आप मानिए कि ये सब अगर रह जाते हैं तो कहाँ रहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस के भीतर कहाँ रहते हैं? घर के भीतर, जहाँ पुलिस की नजर न पड़े। मतलब कितना आर्म्स, कितना बॉम्ब, कितना धारदार अस्त्र मौजूद करके रखे थे और किस उद्देश्य से करके रखे थे। ये जो कहा जा रहा था कि 4 मई के बाद डीजे बजेगा, 4 मई के बाद खैर नहीं, 4 मई के बाद कोई ये कहने का लायक नहीं रहेगा कि मैं बीजेपी करता हूँ, पीठ पे साइन बोर्ड लगा के घूमेगा कि मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करूंगा, मैं बीजेपी नहीं करूंगा। तो ये क्या उसकी तैयारी है? ये सारी बातें अब जांच में लाया जा रहा है कि किस उद्देश्य से ये सारे हथियार इस तरह से मौजूद किए गए थे। अब जब सत्ता बदला है तो ये सारी चीजें सामने आ रही है और कानूनी व्यवस्था धीरे धीरे बंगाल में आ रही है। यहाँ का जो जंगल राज था वो जो खत्म हो रहा है, ये उसका एक टीजर आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, ऐसा ही मानना है। सौरभ, यहाँ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि तृणमूल के नेता और ये नारायणपुर पंचायत के प्रमुख सलाउद्दीन सरदार के कार्यालय में कहीं ना कहीं ये हथियार रखे गए थे। क्या उनसे कोई प्रारंभिक पूछताछ शुरू हुई है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ शुरू हुई है और सलाउद्दीन सरदार की खोज भी चल रहा है, क्योंकि इन सारी घटनाओं के बाद ये भी देखा जा रहा है कि सारे जो तृणमूल के लोग थे वो कहीं ना कहीं गायब हो गए, इलाका छोड़कर भाग गए।
तो पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस कह रही है कि जैसे ही इसमें कुछ पुख्ता जानकारी मिलेगा वो बताएंगे। सौरभ, कुछ पता चला ये जो हथियार है किस तरीके के हथियार है, और क्या इस तरीके के हथियार पहले भी कभी कोलकाता में इस तरीके के हथियार कभी इस्तेमाल किया गया इनका? देखिए, जो 2021 के बाद से 2026 तक जो पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं राज्य में, उन पॉलिटिकल वायलेंस में हमेशा देखा गया है। आप याद कीजिए कि रैली के वक्त किस तरह कई इलाकों से ऐसी छवि आ रही थी, जब तहासुनी हो रही थी बीजेपी और तृणमूल के बीच, जब भिड़ जा रहे थे एक दूसरे के कार्यकर्ता, तब कई बार ऐसे देखने को मिला है कि तृणमूल कार्यकर्ता के हाथ में सब धारदार अस्त्र देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि ये एक कल्चर बिल्ड हो गया था, एक गुंडों का कल्चर बिल्ड हो गया था कि जहां पर विपक्ष का मानो तो विपक्ष देखो तो उसके ऊपर हमलावर हो। तो कहीं ना कहीं जाके ये सारी अस्त्र उसी काम के लिए पर मौजूद किए गए थे। पुलिस उसी को जांच कर रही है कि किस लिए मोटिव क्या था, क्या कारण था कि एक कार्यालय में 18 धारदार अस्त्र मिल रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।